नमस्कार जोहार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। हमारे साथ आज देश के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार विजय सर मौजूद है और जिनसे हम चर्चा करेंगे बिहार के कल के जो वोटिंग परसेंटेज आए हैं, जिसे हम ताबड़तोड़ वोटिंग परसेंटेज कह सकते हैं। उसके बाद देश का मिजाज और दिल्ली का मिजाज कैसा है, ये हम विजय सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज फ्रेम पर। तो सर, 64.64 पिछले 75 साल का सारा रिकॉर्ड टूट गया। इसको कैसे देख रहे हैं? कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। हालांकि जो लोग देख रहे होंगे, आपके दर्शक और लोग, वो कहेंगे ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं। जानकारी तो मुझे, और ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि क्या हुआ। सत्ता जो है वो दिल्ली से ही चलती है, इसलिए हम तो जमीन पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजी बनती है वो दिल्ली में बनती है। और दिल्ली की राजनीति को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत करीब से आपने देखा है। जी सर, सब लोग इससे हैरान। अक्सर ऐसा होता है, मैंने इतने चुनाव कवर किए हैं कि जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो जी नेता लोग आराम से सोचते हैं अब हो गया जो हो गया बहुत। लेकिन कल जो वोटिंग ने सब लोगों की नींद उड़ा दी। मेरे ख्याल से किसी नेता को रात को नींद आई नहीं। जी ये हुआ क्या है? अब सबको सर, थोड़ा तो सा ये डर। नींद 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 सिर्फ सत्ता की उड़ी है कि विपक्षियों की भी उड़ी है? सबकी उड़ी है मोटे तौर पर, हम्म, कि विपक्षियों की भी उड़ी है कि भाई किसका है, क्या नहीं है, कौन है, किसने किया है। महिलाओं ने ज्यादा डाला, पुरुषों ने ज्यादा डाला, युवाओं ने डाला। हालांकि नेताओं को तो अपने स्तर पर पता चल जाता है, लेकिन फिर भी नींद उड़ गई। और अब सब लोग अपने कयास लगा रहे हैं कि क्या हुआ। नीतीश जी का जो महिला का जो पूरा प्लान था, प्लैंक है, उसका फायदा हो रहा है, या प्रशांत जी ने कुछ हंगामा कर दिया है। ये है प्रशांत जी को की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है कि क्या उनको वोट कितना मिला है कि नहीं जी मिला है। लेकिन प्रशांत जी को देखकर मुझे एक आनंद फिल्म का डायलॉग याद आया, संवाद, जिसमें राजेश खन्ना कहते हैं, बाबू मोशाय, हम सब तो इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं, हमारी डोर ऊपर वाले के हाथ में। ऊपर वाले के हाथ में। अब वो डोर ऊपर वाले के हाथ में थी, उसने खींच सर, ली। यहाँ पर ऊपर वाले से आपका कुछ संदर्भ जैसी लग रहा है मुझे। होगा डाइसी, क्या है, ऊपर वाला तो ऊपर वाला होता है। एक तो ऊपर हम्म, वाला सब दिख रहा है जी और ऊपर वाले के हाथ में कठपुतली की डोर है। जी अब आप इतने समय से उस चुनाव को देख रहे हैं। जी जी साल तक जो व्यक्ति पूरे बिहार का दौरा कर रहा हो, युवाओं को इकट्ठा कर रहा हो, पलायन का, रोजगार का मुद्दा बना रहा हो, फिर राघोपुर में वो दे रहा हो, चैलेंज कर रहा हो, फिर राघोपुर से विड्रॉ करता हो, फिर जी, कहता हो कि मेरे एमएलए का भरोसा नहीं है, क्या पता जीत वो कर कभी कहाँ भी चले, दिख सकते हैं। कभी भी बिक सकते हैं। ये सब बात कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि क्या होगा कुछ पता नहीं है, कितना नतीजा निकलेगा नहीं निकलेगा, और मैं गारंटी नहीं दे सकता किसी चीज की। बहुत सारी बातें उन्होंने की। फिर कहा कि यदि नीतीश कुमार और तेजस्वी जी से मैं किसको चुनना होगा मुझे, तो नीतीश कुमार को चुनूंगा। जी ठीक है। और पहली बार ही मैंने देखा कि कोई नया चैलेंजर सत्ता के बजाय विपक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। जी तो वो कठपुतली की डोर और ऊपर वाला तो आप जानते हैं दोनों को। जी लेकिन फिर क्या हुआ कि वो वापस, मतलब बैकआउट नहीं किया, तब भी वो स्लो हो गए। जी आते आते लगा नहीं 2 दिन पहले तक तो कि प्रशांत जी हैं कि नहीं है। जी तो अब वो ऊपर वाले ने क्या देखा, या ऊपर वाले ने कब डोर खींची, मुझे नहीं पता। तो हम्म। खैर, अब उसका क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं जी सर, ये हमने भी देखा है कि जो मोमेंटम में वो आए थे, वो मोमेंटम तो पहले पहले कमजोर पड़ा। और चुनाव आते आते या वोटिंग के दिन से आगे पीछे जो बात आप कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने डोर जो खींची है, तो उसके बाद वो बिल्कुल ही बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ सर, मेरे को पता नहीं, मैं तो राजस्थान वाला आदमी हूँ। राजस्थान जी में कठपुतलियों का खेल बहुत होता है। जी और जी जी कठपुतलियां बड़े जोर शोर से डांस कर रही होती है, यदि आपने देखा हो तो। जी और जी जो उनकी डोर के पास है वो दिखता नहीं है शो में। जी और अचानक क्या होता है, वो कठपुतली डांस करते करते धड़ से गिर जाती है। जी अब वो बहुत ऊपर बड़ी वाला, बात मैं कह दी सर आपने।
सर कठपुतली के डांस जो करारा होता है शो, को कभी नहीं देखा मैंने आज तक। तो मुद्दा ये है। अब दूसरा मुद्दा है कि हम तो सोच रहे थे, मतलब ऐसा बहुत सारे आपके मित्र लोग सोच रहे थे कि इस बार अगली बारी हमारी बारी है, नए सूट सिल गए हैं, मरोठा खोल दिया गया था, अब उसको दोबारा बांधने की तैयारी थी कि अब तो मुख्यमंत्री बनना ही है। फिर ये भी तय कर दिया आपने कि नहीं, विधायक दल की बैठक में तय होगा। आपने इतने चुनाव कवर किए, कौन सा विधायक दल की बैठक हुई है जिसमें विधायक नेता का चुनाव हुआ? आज तक नहीं हुआ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि आपने कहा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नेता कौन होगा चुनाव के बाद वो बाद में देखेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन ऐसी हवा आपने चलाई कि फिर बाद में हमने कहा नहीं नहीं, इसमें क्या है, नेता वही है हमारे, है ना। और फिर कहा कि नो वैकेंसी चीफ मिनिस्टर के लिए, तो मतलब नीतीश कुमार ही होंगे। तो कुछ तो हवा बदली होगी ना जी, कुछ तो हवा बदली होगी। आप घर में के बाहर कभी आंधी आ रही होती है तो कहते हैं कि अब जब आंधी आएगी ना तब लगा लेंगे तंबू, लेकिन फिर क्या होता है? तो लेकिन जो सर यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि जो बात आप कह रहे हैं ये चुनाव से पहले तक तो ठीक था, लेकिन कल जो वोट परसेंटेज जो बढ़ा, तो क्या वो जो मोमेंटम सेट की गई थी उस पे अब ये चलेगा कि मोमेंटम में अब इस परसेंटेज के बाद बदलाव आएगा? बदलाव आया होगा तभी तो वो तंबू बांध दिया ना आपने, उन्हीं का बोले कि यही वाला पुराना वाला ही तंबू चलेगा। बिल्कुल। आप तो कह रहे थे आंधी आ जाएगी तो फिर बाद में लगाएंगे नया तंबू जी, या देखेंगे कौन सा तंबू चलाना है। फिर आपने कहा नहीं यही चलेगा अभी तो, तब पुराने तंबू के साथ चल, तब पुराने तंबू से ही काम चलाना पड़ेगा, पुराने तंबू से ही काम चलेगा। तो यहाँ पर सर, तो आपको नहीं लगता कि प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी ये दोनों में कौन सा फैक्टर आगे रहा अगर इस चुनाव परसेंटेज की बात करूं तो? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए मुझे लगा जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तौर पे भी काम में आया कि नीतीश कुमार जी को या मुख्यमंत्री को आपने आगे नहीं रखा तो उससे क्या बहस शुरू होगी। यदि मान लीजिए नीतीश कुमार इस एनडीए को लीड कर रहे होते, स्ट्रेटेजी के तौर पर देखें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में मत जाइए, आपका दिमाग कॉन्स्पिरेसी में चलता है हमेशा, स्ट्रेटेजी पर देखिए। सर ये राजनीति को समझते समझते कॉन्स्पिरेसी आ ही जाती है जी। तो लेकिन क्या हुआ कि स्ट्रेटेजी में यदि नीतीश कुमार लीड कर रहे होते एनडीए को, कैंपेन को, तो सारे लोग मिलकर उनकी एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे होते, 20 साल में तबाह कर दिया, रोजगार नहीं हुआ, पलायन हुआ, बेकार हुआ, ये हुआ। अब वो खत्म किया उन्होंने कि लीडर वो नहीं है। अब आप इस पर बहस करने लगे नहीं उनको क्यों नहीं बना रहे, तो उससे एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर थोड़ा स्लो डाउन हो गया, स्लो हो गया। जी, अब आप उनकी सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार के कामकाज के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे। जी, आप करो नीतीश कुमार को क्यों नहीं बना रहे। ये धनखड़ साहब जैसा हाल है। पहले धनखड़ साहब के खिलाफ आप कह रहे थे कि वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, विपक्ष को सुनने नहीं देते, और जैसे ही हटाया गया तो आपने कहा कि नहीं वही तो क्यों हटा दिया, जो हटा, तो वैसा काम ये हुआ। दूसरा, आपके मित्र उन लोगों ने कहा कि भाई जो जेडीयू के लीडर्स हैं और खासतौर से मुख्यमंत्री जी हैं, उनको आप डिमेंशिया कहते हैं लेकिन उनकी स्मृति बहुत तेज है। और दूसरा, जो घाव 2020 में लगे थे वो जख्म अभी भरे नहीं है, तो जख्म भरे नहीं तो नौजवान का क्या होगा। वो जो 29 सीटें दे दी आपने, 28 सीटें दे दी, उससे क्या होगा। उनके वोटर ने कहा कि भाई अब हिसाब करने का मौका है, तो क्या वो हिसाब पूरा करेगा इस बार। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना जी। ये तो सर हुई एनडीए की तरफ से बातें, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो परसेंटेज है, ये तेजस्वी यादव ने जो नौकरी देने की जो बात कही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन के बिहार चुनाव में उभर रहा है, इसकी ओर क्या इशारा करते हैं? तेजस्वी के साथ नौजवान तो आए ही ना, लेकिन तेजस्वी के नौजवान जो वोट आया, सरकारी नौकरी की बात भी की, भले ही आप उसको सरकारी वादा कहते रहे और फिर आपने कहा कि पैसा नहीं है, कहाँ से बनेगी तो नहीं बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता ना जी। वोटर को मुझे पैसा मिल रहा, मुझे नौकरी मिल रही हो, तो मुझे नौकरी दे दे, मुझे नहीं पता उनका चैनल कैसे चलेगा या कैसे लाएंगे। ये सवाल तो हम खड़े कर सकते हैं, लेकिन जिसको नौकरी मिल रही है वो इसकी चिंता नहीं करता।
नहीं कर तो एक रहा। बड़ा हिस्सा वहां पर खड़ा हुआ, लेकिन उसमें एक शेयर करने वाले थे प्रशांत किशोर जी, जो जी। नौजवानों को लेकर खड़े थे। हालांकि उनके पास कोई प्लान नहीं था, हम्म। लेकिन फिर भी उन्होंने खड़ा तो कर ही दिया था, एक गुस्सा तो खड़ा कर हम्म। दिया था कि इनको रोजगार नहीं मिला है। तब वो हम्म। दोनों में कितना वोट शेयर होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और इलेक्शन कमीशन एज वाइज वोटर वोट वो भी नहीं देता फिगर। तो आप आज की तारीख में ये एनालाइज नहीं कर सकते कि युवा जो है कितना प्रशांत जी के साथ गया और कितना तेजस्वी के साथ गया, तेजस्वी के साथ दिया। लेकिन जी। तेजस्वी के साथ काफी हिस्सा गया है। अब यदि एक और नौजवान मित्र उनका साथ दे देते चुनाव में, चुनाव। तो शायद एक बड़ी बढ़त मिल जाती, लेकिन उनके पास थोड़ा सा देश में समय कम था, व्यस्तताएं ज्यादा थी। जी। जी, मैं आपका इशारा समझ गया सर। उनके उनके साथ बहुत सारी व्यस्तता होती है, और वो काफी बम के चक्कर में अभी फंसे हुए हैं, इसलिए वो ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। तो अब मैं एक बात, अगर मैं एसआईआर की बात करूं तो ये वोट परसेंटेज जो है, ये एसआईआर का भी फैक्टर हो सकता है कि नहीं? क्योंकि अब एसआईआर में जैसे कि लोगों के नाम कटे, जैसे कि 100 वोटर था वो अब 80 वोटर में तब्दील कर गया, और अगर 50 वोट पहले पड़ते थे तो 50 वोट अभी भी पड़े, लेकिन तो वो ऑटोमेटिकली परसेंट ऊपर जाएगा, भले पॉपुलेशन बढ़ा हो, वो एक फैक्टर हो सकता है। तो एसआईआर भी इस बढ़ते हुए वोटिंग परसेंटेज पे काम कर रहा है। एसआईआर कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। एसआईआर की बड़ी भूमिका इसमें है इलेक्शन को। जो आपने मैथमेटिक्स बताई वो मैथमेटिक्स बिल्कुल ठीक है कि परसेंटेज जी। अपने आप बढ़ जाएगी जब नंबर ऑफ वोटर कम हो गया। कम मान हो लो गया। 30 लाख वोटर कम हुआ तो जी। वो 10%, 8% जो है वो वोट जी। परसेंटेज में अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन जी। एसआईआर का दूसरा फायदा हुआ, एसआईआर का दूसरा फायदा वोटर बढ़ने में ये हुआ कि पूरे एसआईआर के प्रोसेस में मोबिलाइज हो गया वोटर, एक्टिव हो गया कि कहीं जी। उसका नाम कट रहा है, कहीं नाम नहीं कट रहा है, कुछ नाम जोड़े जा रहे हैं, कुछ नाम काटे जा रहे हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी तरफ से कम ज्यादा सबने अपनी अपनी कोशिश की होगी, और वोटर भी रोज रोज अपना नाम वोटर लिस्ट में देख रहा है, ड्राफ्ट में आया कि नहीं हम्म। आया, उसमें नाम हम्म। है कि नहीं है। तो ओवरऑल मोबिलाइज हो गया, और जब वोटर मोबिलाइज हो जाता है तो वो वोटिंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट ज्यादा ताकत के साथ करता है। नहीं तो ज्यादा मुश्किल क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वोटर को बूथ तक लाना। लेकिन जब आप रोज अपना बूथ नाम देख बदला। रहे हैं कि मेरा नाम आया कि नहीं आया, तो हम्म। वोट डालने के लिए चले जाओगे। तो जी। ये दोनों वजह एसआईआर की दो बड़ी वजह हो गई, एक तो परसेंटेज जो बड़ी नंबर ऑफ वोट कम होने से, और दूसरा मोबिलाइजेशन से। तो उन मोबिलाइजेशन दोनों से। का फायदा इसमें मुझे दिखाई देता है। तो एक और एक पर्सपेक्टिव हमने ये भी देखा सर, और जो इस तरीके से ग्राउंड में हम देख रहे हैं कि ये जो एसआईआर था, एसआईआर ने लोगों के मन में एक डर भी पैदा कर दिया कि अगर हम वोट देने नहीं जाते हैं तो आगे के चल के हमारे वोटर लिस्ट से नाम ना कट जाए। एक नाम नहीं, फैक्टर लोग ये, हाँ, ये भी एक है। फैक्टर लोग ये समझ रहे हैं। दूसरी फैक्टर में अगर मैं बात करूं तो एक तबका ये भी कह रहा है कि ये जो त्योहारों का मौसम था, छठ का मौसम था, उसके बाद जो पलायन, जो मजदूर आए वो वोट में पार्टिसिपेंट किए। तीसरा फैक्टर ये कह रहा है कि जो बीजेपी जो है, जो कि ट्रेन भर भर के लोगों को, सारे मजदूरों को वहां से बिहार भेज रही है वोट देने के लिए। और हमने ये देखा है कि बड़े बड़े मिल कंपनियों के मालिक को जो बीजेपी के जो कस्बे के जो नेता हैं वो जाके उनको प्रेशर कर रहे हैं कि आप अपने मजदूर भेजिए, और ट्रेनें भर भर के लोग आ रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर अगर वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं तो ये सारा वोटर किस ओर जाएगा? ये सारे वोट, आपकी बात जितनी है वो सही है, ऑलमोस्ट सही है, क्योंकि दिल्ली से और शहरों से, बड़ौदा से, जी। अहमदाबाद से, मुंबई से हरियाणा हजारों से। हजार, हरियाणा से हजारों हजार लोग वहां पहुंचे। अब वो किसके कितने पहुंचे हैं, कितने नहीं पहुंचे हैं, मुझे नहीं पता कि बीजेपी ने उनको कहा कि नहीं कहा, लेकिन नंबर ऑफ वोटर्स बाहर से भी जो प्रवासी बिहारी है वो वहां पर पहुंचे, इसमें कोई शक नहीं। और उससे भी नंबर बढ़ा है, और छठ की वजह से 100% नहीं तो कम से कम 60% वोटर वहां रुक गया, तो जी। उससे भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन क्या ये सब लोग, जैसे बिहार के ब्लॉक को आप ज्यादा समझते हैं वैसे, लेकिन मैं समझता हूं कि वो उसमें 35% वोट तो करीब करीब फिक्स है। मान लो जी। 35%, 36%, उसको 5-2-3% ऊपर नीचे कर ले, बीजेपी और एनडीए के साथ जो फिक्स है वो फिक्स है, जो फिक्स है। महागठबंधन के साथ है वो फिक्स है। फिक्स है, वो फिक्स है, बिल्कुल सही। महागठबंधन में भी महिलाओं को 10,000 रुपए मिल गए,
जी मान लीजिए महागठबंधन की जो वोटर है, तो वोटर उसमें से 10 में से 8 तो कम से कम महागठबंधन के साथ ही जुड़ी रहेगी। जी नहीं होगा बिल्कुल वो बिल्कुल। कहेंगे कि नीतीश कुमार वो ले लेंगी हम्म, पैसा, लेकिन वो वहां नहीं जाएंगे। तो नहीं इसका जाएंगे। भी फर्क होता है कि वो उसमें से कितना वोटर वहां पर वोट देने जाता है। बहुत बार होता है कि आप आ तो गए गाड़ी में बैठ के, हम्म लेकिन आप हम्म एक कास्ट के हैं खास, और आप एक कास्ट के किसी कास्ट लीडर को वोट देना है। क्योंकि हम्म आप जब दिल्ली से चले, आप हरियाणा से चले, तो अपने इलाके के अपने टिकट कैंडिडेट के लिए गए, हम्म। भले ही किसी ने बुला लिया हो, कुणाल जी ने हाँ जी पैसा दे दिया, जी। तो वो लेकिन लेकिन उसको लेकिन अगर मैं कैडर वोटर हूं तो मैं उसी को वोट करूंगा, भले पैसे किसी के भी लगे। उसको 100% की तरह से मत देखिए, 60-40 के परसेंट के रेशियो में हो सकता है, लेकिन उससे नंबर जरूर बढ़ गया। बढ़ और गया। यही सारी वजह है कि वो नेताओं की नींद थोड़ी सी हराम है। और जो मुझे आज जानकारी मिली उसमें बीजेपी भी और जो आरजेडी भी है, वो भी अपनी स्ट्रेटेजी को नए तरीके से तैयार कर रही है कि क्या सेकंड फेज के लिए कुछ और बदलाव करने की जरूरत है। जैसे खासतौर से बीजेपी को लग रहा है कि जेडीयू का जो वोटर है हम्म। वो जी कैसे बीजेपी को 100% वोट करे। और बीजेपी का वोटर तो 100% वोट कर रहा है, 100 नहीं तो 80-90% कर रहा है, क्योंकि उनको पता है ये बिल्कुल। बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। और हम्म। उससे भी महत्वपूर्ण है कि एलजेपी को कितना वोट मिलता है जेडीयू का। जेडीयू को हो सकता है एलजेपी का वोट मिले, लेकिन एलजेपी को जेडीयू का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपको चुनाव नतीजों से फर्क पता चलेगा। और इसलिए जो आप 10 दिन पहले कह रहे थे कि बीजेपी 142 सीटों पर लड़ रही है, उसको समझ में आया 142 सीटों का खेल नहीं है, ये 101 में है, और उसमें से भी हम्म। कितना नुकसान पहुंचा सकती है। कितना नुकसान पहुंचा। तो सर, तो जो चिराग फैक्टर हम देख रहे थे, क्या चिराग फैक्टर पर भी डेंट लगता हुआ देख रहे हैं? बड़ा डेंट मुझे तो लग रहा है। जी दोनों पार्टी, खासतौर से प्रशांत जी और चिराग जी, दोनों ही सिंगल डिजिट में रह सकते हैं। और हो सकता है कि तेजस्वी जी के अलावा सारे नौजवान जो हैं सिंगल डिजिट में रहे। अच्छा जी। ये आकलन आपने बहुत बड़ा आकलन दे दिया है सर दर्शकों को। इस पर नहीं, एक मुझे डिबेट हो अलग से, सकता इस है आप पर इससे एक, हाँ। सहमत हो कि नहीं हो, मुझे बैठकर यहाँ लग रहा है हम्म। कि ऐसा हो सकता है। अब कह नहीं सकता, आपको ज्यादा पता होगा। अब मैं थोड़ी सी आपकी दिल्ली के चाणक्य और दिल्ली की अगर मैं राजनीति समझने की बात करूं, तो अगर नीतीश कुमार वापस से अपने जो उनके जो 40-45 सीट पिछले बार जो थी, अगर वो 70-80 तक आते हैं, तो फिर बीजेपी जो है वो बैकफुट पे जाएगी, या उसके बाद भी खींचतान जो है वो जारी रहेगी? बाद की बात छोड़ रहे हैं, अब तो कोई चांस मुझे नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार जी के अलावा कोई रास्ता है। और मुझे लगता है कि स्ट्राइक रेट नीतीश नहीं, कुमार जिस जी की तरीके से बहुत अच्छी खबरें बन आ रही रही थी सर कि ललन सिंह को बीजेपी के तरफ हो गए हैं, झा जी है। बीजेपी की तरफ हो गए हैं, पार्टी में फिर से महाराष्ट्र मॉडल आने वाला है, ये सारे सब बातें जो थी वो अब पकती हुई दिख रही है कि वो सारी ध्वस्त हो गई? अच्छा, ये सब बात मुझे नहीं पता है। नई बात आप बता रहे हैं कि ललन सिंह अब बीजेपी की तरफ हो गए हैं, या नहीं, ये और कुछ खबरें थी सर, खबरें थी, पूरे नहीं। चुनाव में खबरें चल रही थी। इसमें केवल अब शब्द मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है। आप कह रहे हैं कि अब वो बीजेपी की तरफ हो गए। जी जी। ये नया मुझे नहीं पता। जी। तो तो ये जो, जी अब नीतीश कुमार जी के अलावा मोटे तौर पर बीजेपी के लिए आज कोई रास्ता नहीं दिखता। उनको नीतीश जी के साथ ही जाना पड़ेगा। बाद में क्या होता है, क्या नहीं होता। और फिर नीतीश जी के साथ केंद्र की भी तो सरकार बनी हुई है ना सर। केंद्र की जी सरकार का एक बड़ा झटका होगा ना। जी। अब आप सोचिए ना, जाति जनगणना भी आपने मान ली ना। नीतीश कुमार जी ने तो हम्म। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले कहा था, आपने नहीं माना था, जी फिर आपने मान लिया। वक्फ बोर्ड में भी जो संशोधन करने थे वो नीतीश कुमार के कहने पर आपने कर लिए। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार जी ने तो चिराग पासवान के लिए एक सीट नहीं छोड़ी। हाँ, आपको उनको जो, हाँ, अपने खाते से एडजस्ट करना पड़ा। अपने खाते से ही एडजस्ट करना पड़ा। तो तेजस्वी को लेकर सर, अभी आप सेकंड फेज, अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करूं और अगर मैं सेकंड फेज की बात करूं, तो अगर ये वोटिंग परसेंटेज अगर सेकंड फेज में भी इसी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ जाता है, तो उसके बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार हम देख सकते हैं। हो सकता है, लेकिन वो
ये आप इसको वोटिंग परसेंटेज को इस तरह से मत जोड़िए ना, वोटिंग परसेंटेज हो सकता है ना उसको हंग असेंबली पे भी ले जाए क्योंकि सबको बराबर वोट मिल रहा हो, ये भी तो बहुत बार होता है ना। लेकिन सर इतिहास तो आज तक ऐसा नहीं कहा है। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तब तक सत्ता परिवर्तन हमने देखा है। क्यों? 1995 में परसेंटेज देखिए, फिर 2000 में देखिए, दोनों बार लालू जी रहे हैं। 2005 लालू में जी देखिए, है ना, वोट परसेंटेज जी बढ़ा था। नहीं तो आप वोट अगर कांग्रेस को हटाने में लालू जी जब आए तो उस वक्त भी परसेंटेज बढ़ा सर। 1990 की बात करूं तो कह रहा हूँ 95 में लालू जी आ गए, जी उसके बाद 2000 में भी वोट परसेंटेज बढ़ा है, जी लेकिन लालू जी बने रहे। जी 2005 और 2010 को भी देख लीजिए, और 2010 से नीतीश कुमार जी आए तब से लगातार बढ़ता रहा वोटिंग परसेंटेज, जी लेकिन नीतीश कुमार जी तो बने हुए हैं ना। बने रहे। इसलिए कन्वेंशनल विजडम को हमने तो दिल्ली में छोड़ दिया है कि केवल वोट बढ़ने से, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से आप बदलाव के लिए कर रहे हैं। आपने कैसे कहा? अभी तो आप बोले कि वो दिल्ली से सारी ट्रेन आई थी पटना में, बिहार। तो वो तो वोटिंग परसेंटेज कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आजकल सब्जेक्ट हो गया है। लेकिन आज की तारीख में दिल्ली में बैठे हुए लोगों को लग रहा है कि एज है ना। और अभी तक के मतलब हमारे ऐतिहासिक हिंदू इतिहास के चाणक्य से लेकर मौजूदा राजनीतिक चाणक्य जो हैं, उनको लग रहा है कि समझ उनकी ही काम आएगी, ये उनको लग रहा है। अब बाकी तो क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि मैं जनता से ज्यादा किसी को समझदार नहीं समझता, और जनता हमेशा हम सब लोगों से ज्यादा समझ से वोट डाल रही है। बिल्कुल जनता जी, जनता आजकल सब समझती है सर, और जनता के आगे सारे चाणक्य जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं। ये बात हमने भी देखी है। और आप तो जैसे मैंने देखा है कि क्या है, जीत जाते हैं ना तो आपको बहुत चाणक्य याद आते हैं, और जब हार जाते हैं तो आप चाणक्य की चर्चा ही नहीं करते, फिर कहते हैं ललन सिंह की वजह से हार गए और फिर उनकी वजह से हार गए। सर तो ये तो विधि का विधान है कि अगर जीते तो राजा के सर पे मुकुट, और हारे तो सैनिकों ने लड़ाई नहीं लड़ी। ये तो विधि का विधान है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये फर्स्ट फेज के लिए हमने विजय त्रिवेदी सर से ये सारी चर्चा रखी। आगे भी हम सर से उनके मार्गदर्शन लेते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। और बिहार चुनाव की हर खबर को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज फ्रेम। नमस्कार सर। ये सबसे सही बात बोली है कुणाल जी ने कि सही खबर देखनी है तो न्यूज फ्रेम को देखते रहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, अच्छा लगा।